हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। सो गाइज, हम लोग आज से एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम प्लांट पैथोलॉजी के कंप्लीट कोर्स को कवर करेंगे। इस कोर्स को हम बेसिक से लेकर के हाई लेवल तक कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम प्लांट पैथोलॉजी के आज बेसिक्स के बारे में बात करेंगे कि एन इंट्रोडक्शन टू प्लांट पैथोलॉजी। तो इसमें हम जो डिस्कस करने वाले हैं आज के लेक्चर में, व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजी, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डिजीज और डिसऑर्डर क्या होते हैं, प्लांट पैथोजेंस क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज क्या है और इसकी टर्मिनोलॉजी जो प्लांट पैथोलॉजी में हम यूज करते हैं उसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम लोग देखते हैं व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी क्या है? तो जो भी वर्ड है, जैसे प्लांट फाइटोपैथोलॉजी, फाइटोन मतलब प्लांट, ये एक ग्रीक वर्ड है। तो कौन सा ग्रीक वर्ड? पैथोज, जिसका मतलब होता है सफरिंग, लोगस का मतलब स्टडी। तो आप इसका मतलब क्या हो गया? द स्टडी ऑफ द सफरिंग प्लांट्स। तो प्लांट पैथोलॉजी में हम सफरिंग प्लांट्स की स्टडी करते हैं। तो फाइटोपैथोलॉजी का मतलब क्या हो गया? पैथोज प्लस लोगस से मिलकर के बना है, जो एक ग्रीक वर्ड है। पैथोज मीन्स सफरिंग, लोगस मीन्स स्टडी। सो व्हाट इज प्लांट पैथोलॉजी? तो प्लांट पैथोलॉजी क्या? एक ब्रांच है एग्रीकल्चर, बॉटनिकल और बायोलॉजिकल साइंस की, जो डील करती है कि जो भी डिजीज है उसको वो किसकी वजह से हो रही है, उसका रीजन क्या है, कोज क्या है, उस डिजीज की वजह से कौन कौन से लॉसेस हो रहे हैं, हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब वो जो लॉसेस हो रहे हैं उसको हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग इसमें स्टडी करते हैं। तो प्लांट पैथोलॉजी को हम दोनों बोलते हैं, क्या? साइंस और आर्ट। इसको साइंस बोलते हैं क्योंकि इसमें हम लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग दोनों चीज़ें समझते हैं डिजीज के बारे में। देखिए, साइंस में हम क्या करते हैं? चीज़ों को समझते हैं वो किस तरीके से हो रही है। वैसे ही हम प्लांट पैथोलॉजी में डिजीज है उसके बारे में समझते हैं कि वो डिजीज है वो कौन सा, उसका कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, उसकी प्रोसेस क्या है, कौन सी प्रोसेस के थ्रू वो डिजीज कोज कर पा रहा है प्लांट में, और उसको फिर हम मैनेजमेंट कैसे कर सकते हैं। तो ये सारे किस में आ गए? साइंस में सॉरी, मैनेजमेंट इस साइंस में नहीं आएगा। कोजल और उसकी प्रोसेस को हम समझते हैं साइंस में। इसके बाद आती है आर्ट। तो आर्ट में हम क्या होते हैं? ये हमारी एक आर्ट है। कोई भी प्लांट है उसमें डिजीज हो रही है तो हम क्या करेंगे? इस प्लांट की इस लीफ में मान लीजिए डिजीज है, हम इस लीफ से पैथोजन को आइसोलेट करेंगे, उसको कल्चर करेंगे, उसे डीएनए आइसोलेशन करेंगे, फिर हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ, इस ऑर्गेनिज्म की वजह से ये डिजीज हो रही है, या इसका कोजल ऑर्गेनिज्म ये, मान लीजिए वो कोजल ऑर्गेनिज्म फ्यूजेरियम है। तो अगर मान लीजिए वो फ्यूजेरियम है तो अब हम इसका मैनेजमेंट करेंगे। मैनेजमेंट में हम डिफरेंट टाइप के फंगिसाइड का यूज कर सकते हैं, या फिर कोई भी बायो केमिकल जो हमें यूज करना हम यूज कर सकते हैं। तो ये एक हमारी आर्ट है कि हमने उस पैथोजन को उस प्लांट से आइसोलेट किया, कल्चर किया और उसको मैनेज किया। ये हमारी एक आर्ट है। और हम वो पैथोजन किस तरीके से डिजीज कोज कर रहा है, उसकी प्रोसेस क्या है, हमने इसको समझा। ये एक साइंस है, इसलिए बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी साइंस और आर्ट दोनों है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स की तरफ। तो प्लांट पैथोलॉजी के 4 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। पहला है ईटियोलॉजी, दूसरा पैथोजेनेसिस, थर्ड है एपिडेमियोलॉजी एंड फोर्थ है कंट्रोल एंड मैनेजमेंट। तो क्या है ये ऑब्जेक्टिव्स? ऑब्जेक्टिव्स का मतलब होता है कि हम कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसे क्यों पढ़ रहे हैं, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन तो होगा। हमें क्यों पैथोलॉजी पढ़नी चाहिए? क्योंकि बहुत सारी डिजीजेज हो रही हैं और वो फार्मर्स को यील्ड लॉस कर रही हैं, उससे उसका प्रोडक्शन कम हो रहा है, वो इकोनॉमिकली उससे लॉस हो रहा है। तो हम लोग पैथोलॉजी में स्टडी करते हैं। अब हमें इसके ऑब्जेक्टिव्स ये हैं कि सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे कोई भी डिजीज है वो उसका कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है, वो किसकी वजह से हो रही है, तो इसे बोलते हैं ईटियोलॉजी। तो ईटियोलॉजी में हम लोग स्टडी करते हैं कि कोई भी डिजीज है उसका कॉज क्या है। सेकेंड वन आता है पैथोजेनेसिस। पैथोजेनेसिस में हम लोग बात करते हैं कि जो भी डिजीज हो रही है वो उसमें कौन सी प्रोसेस के थ्रू हो रही है। ठीक है, तो उसकी प्रोसेस क्या है? प्रोसेस में चेन ऑफ इवेंट्स, जैसे कोई पैथोजन आया, उसने अटैक किया, इन्फेक्शन किया, कॉलोनाइज किया, तो ये सारी उसकी प्रोसेस में आ गई। तो स्टडी ऑफ मैकेनिज्म ऑफ डिजीज डेवलपमेंट, प्रोसेस ऑफ इन्फेक्शन एंड कॉलोनाइजेशन, ये किस में आ गई? पैथोजेनेसिस में। जो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं डिजीज कोज करने में उसे बोलते हैं पैथोजेनेसिस।
थर्ड वन आता है एपिडेमियोलॉजी। अब एपिडेमियोलॉजी में हम लोग क्या करते हैं, जो भी पैथोजन है वो डिजीज कोज कर रहा है, ठीक है, उसको इन्वायरमेंट कंडीशन भी अफेक्ट कर रही होंगी। जैसे कुछ पैथोजन होते हैं वो ड्राई कंडीशन उनके लिए फेवरेबल होती है जर्मिनेशन के लिए, जैसे कि पाउडरी मिल्ड्यू। ओके, कुछ पैथोजन होते हैं जिनके लिए मॉइस्चर चाहिए होता है, उन्हें जर्मिनेशन के लिए मैक्सिमम को मॉइस्चर ही चाहिए होता है। तो ये दोनों चीज़ें हैं जिनको ये इनके लिए फेवरेबल कंडीशन है। तो एपिडेमियोलॉजी में उस पैथोजन का इन्वायरमेंट के साथ क्या रिलेशन है वो हम लोग स्टडी करते हैं। हमने पता कर लिया तीन की कोजल ऑर्गेनिज्म क्या है, कौन सी इवेंट्स हैं या प्रोसेस है उसके थ्रू पता चल गया पैथोजेनेसिस। हमें वेदर का स्टडी कर लिया कि हाँ ये वेदर क्लाइमेट है तो उस पैथोजन को डिजीज कोज करने में हेल्प कर रहा है। अब हम बात करेंगे उस डिजीज के मैनेजमेंट की। तो हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, कंट्रोल और मैनेजमेंट। कि अब वो डिजीज हो रही है, ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ तक स्टडी करके छोड़ देंगे। अब हमारा मेन एम है कि हम उसको मैनेज करें। तो हमारा फोर्थ ऑब्जेक्टिव हो गया कंट्रोल और मैनेजमेंट। तो डेवलपमेंट ऑफ मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ द डिजीज एंड रिडक्शन ऑफ लॉसेस कॉज बाय देम, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल और मैनेजमेंट। हम बात करते हैं व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या होती है, हेल्थ का मतलब क्या होता है कि कोई भी प्लांट है वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन कर रहा है अपने, तो उसे हम बोलते हैं हेल्थ। हम लोग कह सकते हैं कि वो अपना जो उसका जेनेटिक पोटेंशियल है उस पर वो काम कर रहा है, कि जितना उसका पोटेंशियल है वो उतना काम कर पा रहा है, तो दैट इज हेल्थ ऑफ प्लांट। अब हमने यहाँ पे बात की कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, तो कौन कौन से वो नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन है। ये बेसिक्स आपने बोर्ड 12th में पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रही हूँ। नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शंस में जैसे आ जाएगा सेल डिवीजन, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट। कि वो प्लांट है वो वाटर अपटेक करेगा, मिनरल्स को अपटेक करेगा, दैट इज नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस। तो ये सारी चीज़ें उसमें प्रॉपर तरीके से हो रही हैं, तो मतलब वो प्लांट हेल्दी है, उसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, मतलब हेल्दी है। उसकी जो प्रॉपर मेटाबॉलिज्म रिएक्शंस हैं वो हो पा रही है, मतलब वो हेल्दी प्लांट, उसमें वो अच्छे से रिप्रोड्यूस कर पा रहा है। स्टोरेज ऑफ रिजर्व्स फॉर ओवर विंटरिंग और रिप्रोडक्शन के लिए अगर वो अपने स्टोरेज कर पा रहा है तो मतलब प्लांट हेल्दी है। द कंसेप्ट ऑफ डिजीज इन प्लांट। अब ये जो मैंने जो कंडीशन बताई कि उसमें नॉर्मल फिजियोलॉजिकल कंडीशन हो, नॉर्मल फिजियोलॉजिकल फंक्शन हो रहे हैं इसके कोई भी डेविएशन है, एनी डेविएशन, उसे क्या बोलते हैं डिजीज। मान लीजिए इनमें से कोई भी एक काम वो ढंग से नहीं कर पा रहा है, तो उस कंडीशन में हम बोल देंगे कि ये प्लांट डिजीज है। तो ये बात हमने बात कर ली कि जेनेटिक पोटेंशियल लेवल पर काम होता है तो उसे हेल्दी प्लांट बोलते हैं, और इसके अलावा कोई भी डेविएशन होता है तो दैट इज डिजीज प्लांट। The kind of cells and tissue that become affected determine the type of physiological functions. अब देखिए कोई भी प्लांट का पार्ट हो सकता है जो अफेक्ट हो गया तो वो अच्छे से काम नहीं करेगा, तो उसकी वजह से डिजीज कोज होती है। जैसे इसने एग्जांपल दिया है कि रूट्स में भी कोज रूट टू रोट एंड मेक देम अनेबल टू ऑब्जर्व वाटर एंड न्यूट्रिएंट। मान लीजिए रूट है उसमें रोट हो गया तो वो वाटर और न्यूट्रिएंट को टेक नहीं कर पाएगा और प्लांट अब नॉर्मली फंक्शन नहीं कर पाएगा अपने, तो वो डिजीज कंडीशन में आ गया। इन्फेक्शन हो गया जाइलम वेसल में तो वो वाटर और मिनरल्स को अपटेक करने में उसको प्रॉब्लम होगी, तो ये भी एक डिजीज कंडीशन होगी। अगर फोलिएज में इन्फेक्शन हो गया तो वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा, तो ये भी एक डिजीज कंडीशन है। व्हाट इज डिजीज, यहाँ पे डिजीज की डेफिनेशन दी की हुई। एक साइंटिस्ट थे स्टेकमैन और हैरर, उन्होंने ये डेफिनेशन दी। तो आपको साइंटिस्ट वाइज डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, आपको एक डेफिनेशन याद कर सकते हैं। एग्जाम में अगर आप ऐसा लिखते हैं तो आपका मतलब एक अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ आपने साइंटिस्ट का नाम भी लिखा है, तो आप लिख सकते हैं। तो ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी है दैट इज डिलीटेरियस टू द प्लांट और इट्स पार्ट और प्रोडक्ट दैट रिड्यूस द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ द प्लांट। और डिजीज की वजह से उस प्लांट की इकोनॉमिक वैल्यू में क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। इसमें एग्जाम्पल जैसे आ जाएगा विल्ट आ जाएगा, पोटेटो आ जाएगा, ब्लाइट आ जाएगा, लूज स्मेटोफिट, कर्नाल बंटोफिट, ये डिजीज के नाम हैं। हम बहुत आगे अच्छे से पढ़ेंगे कि ये डिजीज कैसे होते हैं, किस में होते हैं, कैसे कैसे सारी चीज़ें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। देखिए यहाँ पे और जो साइंटिस्ट ने नाम दिए थे, डेफिनेशंस दी थी डिजीज की, वो लिखे हुए, जैसे मार्शल एंड वॉर्ड ने दी थी, होर्सफुल एंड डायमंड ने दी थी। तो इनमें से आप होर्सफुल एंड डायमंड की याद कर सकते हो। डिजीज कैन बी डिफाइंड एज ए फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर और स्ट्रक्चरल एबनॉर्मेलिटी दैट इज डिलीटेरियस और हार्मफुल टू
द प्लांट और इट्स पार्ट और प्रोडक्ट दैट रिड्यूस द इकोनॉमिक वैल्यू। सेम बात है, सेम बात बोली गई है, बस अलग लैंग्वेज में बोली गई है, अलग साइंटिस्ट के द्वारा बोली गई है, अलग अलग लिटरेचर में बोली गई है। तो ये सेम चीज़ें बोली, आप इनमें से कोई एक डेफिनेशन याद कर सकते हैं जो आपके लिए सूटेबल है। हाउ पैथोजन अफेक्ट्स प्लांट, तो हमने सेम बातें की, कैसे पैथोजन अफेक्ट्स करेगा, वही वो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में, अगर उसमें किसी भी एक फिजियोलॉजिकल फंक्शन में उसमें अबनॉर्मलिटी आ गई तो प्लांट को उस तरीके से अफेक्ट कर सकता है। जैसे बाय यूटिलाइजिंग होस्ट सेल कंटेंट, कोई पैथोजन है होस्ट सेल का कंटेंट यूज करेगा तो वो अफेक्ट होगा, होस्ट को किल करेगा, उसकी इंटरफेयर करेगा मेटाबॉलिक प्रोसेस को, तो वो होस्ट को अफेक्ट कर रहा है। जैसे कुछ पैथोजन क्या करते हैं, एंजाइम और टॉक्सिन का सिक्रेशन करते हैं और वो उस होस्ट की मेटाबॉलिक प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं उसके थ्रू। वीकनिंग ऑफ द होस्ट ड्यू टू कंटिन्यूस लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, अगर एक प्लांट है ये अपना न्यूट्रिशन ले रहा है, यहाँ पे एक पैथोजन आ गया, वो भी प्लांट से न्यूट्रिशन ले रहा है, तो प्लांट को न्यूट्रिएंट कम मिलेगा ना, क्योंकि पैथोजन भी उसी से न्यूट्रिएंट ले रहा है। इस तरीके से इंटरफेयरिंग विद ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड, मिनरल एंड लैंड वाटर, ये सारी बहुत सिंपल चीज़ है। वो सप्रेस कर देगा क्लोरोफिल कंटेंट को, क्लोरोफिल है उसके कंटेंट को सप्रेस कर देता है। कोई फोलियर पैथोजन है तो वो क्या करेगा, क्लोरोफिल कंटेंट को सप्रेस कर देगा। कैन रिड्यूस द लीफ एरिया, सेम चीज़ है वही, सप्रेस द ट्रांसलोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस अवे फ्रॉम द लीव्स, ये सारी चीज़ें। अब हम लोग बात करते हैं डिजीज ट्रायंगल की। देखिए डिजीज ट्रायंगल, कोई भी डिजीज होती है तो उसको होने के लिए कम से कम 3 चीज़ें चाहिए ही चाहिए, तभी हम बोलेंगे कि इसमें डिजीज होगी। तो पहली चीज़ हम बोलते हैं वो है फेवरेबल इन्वायरमेंट चाहिए, होना चाहिए भाई। जब फेवरेबल इन्वायरमेंट होगा तब भी वो पैथोजन डिजीज खोज कर पाएगा। सेकेंड वन इज पैथोजन जो हमारा है, जो डिजीज कोज कर रहा है वो वीरुलेंट होना चाहिए। तो अगर भाई हमारा पैथोजन वीरुलेंट होगा तो ही वो डिजीज कोज कर पाएगा, अदरवाइज वो डिजीज कोज नहीं कर पाएगा। वीरुलेंट मतलब उसमें एबिलिटी होनी चाहिए टू कोज डिजीज, एबिलिटी। ओके, थर्ड वन इज जो होस्ट है हमारा भाई वो ससेप्टिबल होना चाहिए। ससेप्टिबल मतलब कि वो वल्नरेबल होना चाहिए। ओके, ससेप्टेबल होस्ट होगा तो ही वो हमारी डिजीज होगी। तो ये तीनों चीज़ें अगर एक साथ है तो ही डिजीज कोज होगी, अदरवाइज कोई डिजीज कोज नहीं होगी। तो ये किसने दिया था, ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना, स्टीवेंस ने 1960 में दिया था। अब यहाँ पे एक चीज़ ये बोल रहा है कि क्वालिटिव सेंस में जो हम डिजीज ट्रायंगल की बात करते हैं तो ये हमें बताता है ये जो एरिया है तीनों, इन्वायरमेंट, पैथोजन और होस्ट के बीच में, तो ये बता रहा है कि इन एक क्वालिटेटिव सेंस द डिजीज ट्रायंगल कंसिस्टेंटली illustrate the phenomenon of plant disease as occupying the interior space of the triangle with the 3 essential factors at the vertex। तो चीज़ों बाद हमने बात की कि ससेप्टिबल होस्ट होना चाहिए, वीरुलेंट पैथोजन होना चाहिए, फेवरेबल कंडीशन होनी चाहिए। ए वेरिएंट, इनसे कोई भी ए वेरिएंट रिप्रेजेंट ऑफ द प्लांट डिजीज ट्रायंगल शोइंग एन अनइक्वल रिलेशनशिप अमंग द एनवायरनमेंट, पैथोजन एंड होस्ट डिटरमिनेंट। तो अगर इसके अलावा इनमें कोई भी वेरिएंट्स है तो डिजीज कोज नहीं होगी, ये बोलना चाहता है। डिजीज टेट्राहेड्रॉन में देखिए 3 हमने बात की कि एक तो इन्वायरमेंट फेवरेबल होना चाहिए, होस्ट होना चाहिए, ससेप्टेबल पैथोजन होना चाहिए, वीरुलेंट। इसके अलावा अगर 4th एलिमेंट टाइम भी आ जाता है तो हम उसे बोलते हैं डिजीज टेट्राहेड्रॉन। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट दिए गए थे। और 5th में हम लोग इंक्लूड करते हैं ह्यूमन एक्टिविटी को। अब हम लोग बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट डिजीजेज। क्लासिफिकेशन जो डिजीज का किया गया वो अलग अलग बेसिस पर किया गया। जैसे सिम्टम के बेसिस पर हम उसके सिम्टम्स देख के बताएंगे कि ये ब्लाइट है, मतलब वो कुछ जला जला दिखेगा, रस्टी अपीयरेंस है, स्मट है, रोट है, विल्ट है, इन सब सिम्टम्स के बारे में हम बहुत अच्छे से पढ़ेंगे अभी। इसके बाद हम लोग इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस की बात करेंगे। इन्फेक्शियस डिजीज जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है वो इन्फेक्शियस होती है, जो एबायोटिक फैक्टर की वजह से होती है उनको क्या बोलते हैं, नॉन इन्फेक्शियस बोलते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और है कि जो डिजीज़ को ऑन टाइप ऑफ क्रॉप पर, जैसे सीरियल क्रॉप में डिजीज़ हो रही है तो सीरियल डिजीज़, वेजिटेबल में हो रही है तो वेजिटेबल डिजीजेज, फ्रूट में हो रही है तो फ्रूट डिजीज,
बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ऑर्गन अफेक्ट, मान लीजिए फ्रूट को अफेक्ट कर रही है तो फ्रूट डिजीज, रूट को कर रही है तो रूट डिजीज। प्लांट डिजीजेज एजेंट्स, देखिए प्लांट डिजीजेज एजेंट में मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, जैसे कि फंजाई। कौन कौन डिजीज कोज कर सकता है? फंजाई कर सकते हैं, बैक्टीरिया कर सकते हैं, वायरस कर सकते हैं, निमेटोड कर सकते हैं। नॉन लिविंग में हम लोग बात करें तो हम अनबैलेंस सॉइल फर्टिलिटी, अगर उस सॉइल की फर्टिलिटी अच्छी नहीं है तो कोई ना कोई सिम्टम्स हमें देखने को मिल सकता है प्लांट में। तो वो एक रीजन हो गया। टॉक्सिक केमिकल हो सकते हैं जो प्लांट में कोई एडवर्स सिम्टम्स प्रोड्यूस कर दे। एयर पोल्यूशन की वजह से कोई सिम्टम प्रोड्यूस हो सकता है, फ्रोस्ट, ड्राउट, सनबर्न, विंड एंड हेल। तो यहाँ पे दो चीजें आती हैं, देखिए एक आती है डिजीज, एक आती है डिसऑर्डर। तो डिजीज में हम लोग बात करते हैं जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से जो भी डिजीज होती है उसको हम इंक्लूड करते हैं डिजीज में। डिसऑर्डर में हम इंक्लूड करते हैं जो भी एबायोटिक फैक्टर की वजह से एबनॉर्मेलिटी होती है प्लांट में, उसे हम इंक्लूड करते हैं डिसऑर्डर में। तो आपसे जब भी कोई पूछे डिजीज और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस है, तो डिजीज होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म की वजह से होती है, और जो डिसऑर्डर होते हैं वो एबायोटिक फैक्टर की वजह से होते हैं, जैसे कि सनलाइट, कोई न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, इन सब की वजह से कोई भी सिम्टम्स प्लांट में देखने को मिलता है तो उसे हम डिसऑर्डर बोलेंगे। और अगर फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, इन सब की वजह से देखने को मिलता है तो दैट इज डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज कोज बाय, तो हम बात करें इन्फेक्शियस डिजीज किस में आ जाएंगे? फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस, स्पिरोइड, वीरुसोइड, प्रोटोजोआ, निमेटोड, एल्गी एंड पैरासिटिक प्लांट्स। तो इन सब के बारे में हम आगे बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप नाम याद रखें इनके। ये सारे पैथोजेंस हैं जो डिजीज कोज करते हैं। नॉन इन्फेक्शियस में कौन आ जाएगा? इन्वायरमेंट स्ट्रेस आ जाएगा, एक्सेस आ जाएगा। टेम्परेचर हाई या लो की वजह से कोई भी सिम्टम्स हमें प्लांट में देखने को मिल सकता है। मॉइस्चर एक्सेस है, रूटिंग और स्ट्रेस फिल्टरिंग की वजह से हमें कोई सिम्टम देखने को मिल सकता है। एयर, लाइट की वजह से इटियोलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, एकदम याद रखना, बहुत बार पूछ लिया जाता है। इटियोलेशन मतलब लाइट की कमी से। न्यूट्रिशनल इम्बैलेंस हो गया तो हमें प्लांट में कोई सिम्टम देखने को मिल सकता है। एक्सेस की वजह से देखने को मिल सकता है, और डिफिशियंसी की वजह से भी हमें कोई ना कोई सिम्टम देखने को मिल सकता है। ये हमने डिसऑर्डर की अभी भी बात की कि कोई भी अबनॉर्मल फिजियोलॉजिकल चेंज अगर नॉन पैरासिटिक एजेंट की वजह से हो रहा है, नॉन पैरासिटिक एजेंट मतलब कि एबायोटिक फैक्टर की वजह से हो रहा है, जैसे तो उसे हम डिसऑर्डर बोलते हैं। इसके एग्जांपल आ जाएंगे फिजियोलॉजिकल विल्ट, सन स्केल, न्यूट्रिएंट और डिफिशिएंसी। अब हम बात करते हैं कि प्लांट पैथोलॉजी के स्कोप और इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए स्कोप और जो प्लांट पैथोलॉजी है वो डील्स करते हैं विद डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ प्लांट डिजीजेज और एंड हैज वाइड स्कोप दैट ह्यूमन पैथोलॉजी विच ओनली डील विद ओनली वन एस्पेक्ट्स। इन रिसेंट ईयर्स, कुछ सालों में क्या हो रहा है, प्लांट पैथोलॉजिस्ट हैव बिगन ए स्पेशलाइज इन पर्टिकुलर एस्पेक्ट, द फील्ड इन विच नोटेबल एडवांस हैव बीन मेड आर इंटरेक्शन बिटवीन होस्ट एंड पैथोजन एट द केमिकल और मॉलिकुलर एंड जेनेटिक लेवल पर। हम इसमें बात करते हैं कि होस्ट और पैथोजन का केमिकल लेवल पर इंटरेक्शन क्या, मॉलिकुलर लेवल पर क्या, जेनेटिक लेवल पर क्या। प्लांट वायरोलॉजी हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री ऑफ फंगी टॉक्सिसिटी के बारे में हम इसमें बात करते हैं। हम डिजीज फोरकास्टिंग की बात करते हैं। डिजीज फोरकास्टिंग क्या होती है? ये एक तरीके के प्रिडिक्ट करने वाले मॉडल होते हैं। इसमें हम जब भी कोई भी डिजीज की एपिडेमिक आने वाली होती है उसका पहले ही पता लगा लेते हैं। तो ये कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर पर बनाए गए मॉडल हैं जिनको हम कोई भी डिजीज या एपिडेमिक आने वाली है उसको आने से पहले पता लगाने के लिए बनाते हैं। तो दैट इज डिजीज फोरकास्टिंग मॉडल। ऑन प्रैक्टिकल एस्पेक्ट, much advance have been made in plant protection, chemical breeding for disease resistance. Increased population emphasize the application of all possible means to meet the food requirements. तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम में लिखने के लिए हेल्पफुल होंगे। एक्सपेंशन ऑफ क्रॉप एरिया, इम्प्रूव मेथड ऑफ कल्टिवेशन, इंक्रीज यूज ऑफ फर्टिलाइजर, इम्प्रूव वेराइटीज एंड इंक्रीज इरीगेशन। ये सारी चीज़ें आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट डिजीज की। इसका इम्पोर्टेंस क्या है? देखिए एक फेमाइन, लेट प्लाइट ऑफ फेमाइन आया था 1843। इसकी अगर एक एग्जैक्ट डेट याद रखनी हो तो 1845 याद रखना, जो कहाँ पे, यूरोप में
इसे किस नाम से जाना गया, एरिस फेमाइन। इसकी वजह से 1 मिलियन पीपल क्या हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी और 1.5 मिलियन वहाँ से माइग्रेट कर गए थे। तो जो यूरोप के लोग थे वो क्या थे, मेनली पोटैटो क्रॉप पर ही डिपेंड थे और वहाँ पे उस पोटैटो में ये एक डिजीज आ गई, लेट ब्लाइट, ठीक है, जो किसकी वजह से होती है, फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से होती है। फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस की वजह से होती है। तो उसकी वजह से वहाँ के तो वहाँ की पूरी क्रॉप खराब हो गई। तो वहाँ के लोगों का फूड ही पोटैटो था, वो पोटैटो ही खाते थे, उनका स्टेपल फूड था ये। तो वहाँ के 1 मिलियन लोगों की डेथ हो गई और 1.5 मिलियन लोग वहाँ से माइग्रेट कर गए। इसके अलावा एक आया था कॉफ़ी रस्ट 1867 1870, इसको एग्जाम में 1869 और 1870 पे भी इनमें से कोई एक ईयर आपको मिल सकता है, श्रीलंका में आया था। इसके बाद डाउनी मिल्ड्यू ऑफ ग्रेप 1880 में फ्रांस में आया था। बंगाल फेमाइन, इसको आप 1943 ईयर याद रखना, इंडिया में कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में आया था, ठीक है। ये राइस में आया था, किसमें, राइस में। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस 1963 में बिहार में आया था। सॉदर्न कॉर्न लीफ ब्लाइट 1970 में यूएसए में आया था। इसके बाद आता है एस्टिमेटेड एनुअल लॉसेस वर्ल्ड वाइड। तो डिजीज की वजह से जो लॉस होता है वो 14.1 होता है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी अमाउंट है। इंसेक्ट की वजह से 10.2 और वीड की वजह से 12.2। टोटल एवरेज लॉस होता है वो 36.5 होता है। उनमें से 14% किसकी वजह से, डिजीज की वजह से होता है। तो इसलिए हमें प्लांट पैथोलॉजी में डिजीज के बारे में पढ़ना चाहिए। यहाँ पे सेम चीज़ें दी हुई कि ब्राउन स्पॉट राइस एशिया में एपिडेमिक आया था, ग्रेट बंगाल फेमाइन 1943 में। ओके, कॉफ़ी रस्ट कहाँ से, साउथ अमेरिका में, डिस्ट्रॉय ऑल कॉफ़ी इन सॉदर्न एशिया। यहाँ पे सिट्रस कैंकर में क्या हुआ था, सिट्रस कैंकर की वजह से एक फ्लोरिडा नामक जगह पे वहाँ के पूरे प्लांट को इरेडिकेट कर दिया। इरेडिकेट करना मतलब कि उखाड़ के फेंक दिया था, क्योंकि वहाँ के जितने भी ऑर्चार्ड थे उनमें ये डिजीज़ बहुत फैल गई थी। तो इस डिजीज़ को मैनेजमेंट करने के लिए वहाँ के लोगों को उनके प्लांट ही उखाड़ के फेंकने पड़े थे। करनाल बंट ऑफ वीट है, ये पाकिस्तान में आया था, नेपाल में आया था इसकी वजह से एपिडेमिक। बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट ऑफ राइस डिस्ट्रक्टिव इन जापान, इंडिया। सिट्रस ग्रीनिंग डिजीज सीवियर इन एशिया स्प्रेड। अब हम लोग बात करेंगे पैथोलॉजी में टर्मिनोलॉजी के बारे में कि कौन कौन से टर्मिनोलॉजी हैं जो प्लांट पैथोलॉजी में यूज होते हैं। तो हम पैरासाइट क्या होते हैं, पैथोजेनिसिटी क्या होती है, सिम्टम्स क्या होते हैं, सिंड्रोम क्या होते हैं, हम बार बार इन टर्म्स का पैथोलॉजी सब्जेक्ट में यूज करेंगे। तो हमें इनके बारे में पता होना चाहिए कि ये इनका मतलब क्या होता है, होस्ट क्या होता है, फिर कोलेटरल होस्ट क्या होता है, अल्टरनेट होस्ट क्या होता है, ससेप्टिबिलिटी क्या होती है, पैथोजन क्या होता है, पैथोजेनेसिस क्या होती है, साइन क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी क्या होती है, अल्टरनेट होस्ट क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है और टॉलरेंस क्या होता है। तो पैरासाइट की सबसे बात करते हैं। तो पैरासाइट क्या होता है कि जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपने न्यूट्रिएंट लेने के लिए डिपेंड हो तो उसे बोलते हैं पैरासाइट। ओके, जब कोई भी एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पर अपना न्यूट्रिएंट लेने के लिए डिपेंड हो तो उसे पैरासाइट बोलते हैं। पैथोजेनिसिटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ पैथोजन। देखिए, जब कोई भी हम टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें एक वर्ड कीवर्ड होगा जिसके बेसिस पर हम पहचान सकते हैं कि ये इसकी डेफिनेशन है। तो जब भी आपको दिखे एबिलिटी ऑफ पैथोजन तो मतलब वो पैथोजेनिसिटी की बात कर रहा है। तो इसमें आपको ये आइडेंटिफाई करना है एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू कॉज द डिजीज बाय इंटरफेयरिंग विद वन और मोर द एसेंशियल प्लांट सेल फंक्शन। इसके बाद हम बात करते हैं व्हाट इज पैथोजन। पैथोजन क्या है, एनी एंटिटी मतलब ऐसी कोई भी चीज़ जो कि डिजीज को कॉज कर सकती है, जैसे कि फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, फाइटोप्लाज्मा, वीरोइड, पैरासाइट, निमेटोड और आरएलओ मतलब रिकेट्स या लाइक ऑर्गेनिज्म। इन सब चीज़ों के बारे में हम आगे अच्छे से पढ़ेंगे। अभी के लिए आप ध्यान रखिए कि पैथोजन के आपसे कोई डेफिनेशन पूछे तो पैथोजन आपको पता होना चाहिए कि कोई भी एंटिटी दैट कैन कॉज डिजीज इज कॉल्ड पैथोजन।
अब हम बात करते हैं सिम्टम और साइन। देखिए सिम्टम क्या होता है कि जब भी कोई पैथोजन प्लांट में अटैक करता है तो उसका जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है, सिम्टम होता है। जब उसका कोई एविडेंस हमें मिलता है तो वो साइन होता है। तो हम जैसे बात करते हैं, ये लीफ है, इस लीफ में ये हमें जैसे ये दिख रहा है कि यहाँ से कुछ बर्न बर्न है, ठीक है, ये लीफ कर्ल है, कर्ल हो गई, इस लीफ में यहाँ पे कुछ होल हो गए, तो हम ये बताएंगे कि ये क्या है, इसके सिम्टम्स हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं और ये लीफ एक्सप्रेस कर रही है उनको, ठीक है। और साइन का मतलब क्या होगा, कोई एविडेंस, मतलब हमें हाँ ये डिजीज़ है हम देख पा रहे हैं लेकिन हमारे पास कोई एविडेंस तो नहीं है। एविडेंस कब होगा, मान लीजिए हमें इस लीफ पर कोई फंगस का स्पोर मिल गया, बैक्टीरियल डिजीज है तो उसका कोई ऊज मिल गया, तो उसे हम कहेंगे ये इसके एविडेंस हैं, तो वो साइन है। तो सिम्टम क्या हो गया, आर द एक्सप्रेशन ऑफ द डिजीज कोज बाय मैनिफेस्टेशन ऑफ द फिजियोलॉजिकल रिएक्शन, तो ये क्या है, एक्सप्रेशन है। और साइन क्या है, फिजिकल एविडेंस है जो हमें उस लीफ पर या जो डिजीज प्लांट है उस पर मिलेगा, जैसे मोल्ड और फंगल स्पोर, हमें स्पोर मिल गई, बैक्टीरियल ऊज मिल गई। अब हम बात करते हैं सिंड्रोम। हमने सिम्टम की बात की, साइन की बात की, तो सिंड्रोम क्या होता है, जो सम टोटल ऑफ सिम्टम्स को बोलते हैं। सम टोटल ऑफ सिम्टम मतलब जितने भी हमें सिम्टम्स दिखाई देते हैं उन सबको मिला करके हम बोलते हैं सिंड्रोम। एक प्लांट है वो ग्रो कर रहा है, उसमें हमें 10 टाइप के सिम्टम दिखाई दे रहे हैं, तो हम उन्हें बोलेंगे कि ये सिंड्रोम है। फ्लेक ऑफ नेक्रोटिक स्पॉट है, ब्लाइट है, फंगल ग्रोथ है, डेथ ऑफ ऑर्गन और प्लांट है, तो इसे हम लोग बोलेंगे कि ये क्या है, सिंड्रोम है। फिर हम लोग बात करते हैं बायोट्रोफ की। बायोट्रोफ, फैकल्टेटिव पैरासाइट और नेक्रोट्रोफ, ये कुछ 3-4 टर्म है। तो बायोट्रोफ में हम लोग बात करेंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जब ऐसे पैथोजन जब वो अपने होस्ट से न्यूट्रिशन ले रहे हैं तो वो अपने होस्ट को किल नहीं करते, वो लिविंग सेल से ही न्यूट्रिशन लेते हैं, तो वो क्या हो गया, बायोट्रोफ। फिर एक होते हैं नेक्रोट्रोफ। नेक्रोट्रोफ क्या करेंगे, जब ये इस पर अटैक करने जाएंगे तो पहले कुछ इस होस्ट सेल को डेड करेंगे, ठीक है, इसको किल करने के बाद वो अपना न्यूट्रिशन लेंगे, दैट इज नेक्रोट्रोफ। एक होते हैं हेमीबायोट्रोफ। हेमीबायोट्रोफ क्या होते हैं, पहले तो वो जब प्लांट पर अटैक करेंगे तो लिविंग सेल से न्यूट्रिशन लेंगे, कुछ टाइम के बाद वो उस सेल को किल कर देते हैं और फिर वहाँ से नेक्रोट्रोपिक या डेड सेल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, तो दैट इज हेमीबायोट्रोफ। तो 3 चीज़ हो गई, बायोट्रोफ डायरेक्ट जाएंगे लिविंग सेल से अपना थ्रू ऑफ द लाइफ न्यूट्रिशन लेंगे, नेक्रोट्रोफिक होंगे पहले जाएंगे फिर उस सेल को किल करेंगे, फिर पूरी लाइफ उसी नेक्रोटिक टिश्यू से अपना न्यूट्रिशन लेंगे। हेमीबायोट्रोफ क्या होता है, पहले लिविंग सेल के पास जाएंगे, कुछ टाइम तक उससे न्यूट्रिशन लेंगे, उसके बाद सेल को किल कर देंगे, फिर नेक्रोट्रोफिक तरीके से न्यूट्रिशन लेंगे। इसके बाद हम बात करते हैं फैकल्टेटिव पैरासाइट और फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। तो देखिए 4 चीज़ें होती हैं, ओब्लिगेट पैरासाइट, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ आप समझना, फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट, ओब्लिगेट सैप्रोफाइट, फैकल्टेटिव पैरासाइट। ओब्लिगेट पैरासाइट मतलब हो गए कि ये सिर्फ और सिर्फ लिविंग सेल से ही अपना न्यूट्रिशन लेंगे, इनके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो उनके पास कोई दूसरा ऑप्शंस नहीं है। इसके बाद दूसरा आता है कि फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट। फैकल्टेटिव सैप्रोफाइट क्या होंगे, ये मेनली तो पैरासिटिक होते हैं लेकिन कभी कभी सैप्रोफिटिकली भी सर्वाइव कर लेते हैं, मतलब कि मेनली तो लिविंग सेल से अपना फूड लेंगे, लेकिन मान लीजिए इनको लिविंग सेल नहीं मिली तो ये जो डेड सेल है उससे भी अपना न्यूट्रिशन ले सकते हैं। फिर आते हैं ओब्लिगेट सैप्रोफाइट, ये सिर्फ और सिर्फ नेक्रोट्रोफिक टिश्यू से ही अपना फूड लेते हैं या डेड सेल से अपना फूड लेते हैं। फैकल्टेटिव पैरासाइट ऐसे हो गए जिनसे जो मेनली तो सेप्रोफिटिक होते हैं, मतलब डेड सेल से ही अपना फूड लेंगे या न्यूट्रिशन लेंगे, लेकिन कभी कभी ये जो लिविंग सेल है उनसे भी ले लेते हैं। अगर इनको
डेड सेल नहीं मिली तो ये लिविंग सेल से भी अपना न्यूट्रिशन ले लेंगे। तो ये चारों चीज़ें बहुत कन्फ्यूजिंग है, तो आपको इसका एक याद करने का तरीका यही है इसका। ओब्लिगेट पैरासाइट है, डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि हाँ लिविंग सेल से लेंगे। ओब्लिगेट सेप्रोफाइट है, डायरेक्ट समझ में आ रहा है कि हाँ डेड टिश्यू से ही लेंगे। कन्फ्यूजन इन दोनों में होता है, तो ये याद रखना कि ये जो नाम इसमें लिखा होता है ये उसके अपोजिट होता है। जैसे फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट लिखा है तो सेप्रोफाइट नहीं होंगे, इसका अपोजिट होगा। मतलब मेनली क्या होंगे, ये पैरासिटिक होंगे, कभी कभी सेप्रोफिटिकली करेंगे। फैकल्टेटिव पैरासाइट है, इसका अपोजिट क्या हो गया, मेनली ये क्या होंगे, सेप्रोफिटिक होंगे, कभी कभी लिविंग सेल पर सर्वाइव करेंगे। तो ये चारों चीज़ें आपको इस तरीके से समझ में आई होंगी। एक बार फिर बता देती हूँ, फैकल्टेटिव पैरासाइट है और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है, ऐसा लिखा हुआ गया। तो पैरासाइट लिखा है, इसका अपोजिट क्या होता है, सेप्रोफाइट। तो मेनली तो क्या होंगे, ये डेड टिश्यू से लेंगे, लेकिन कभी कभी ही इससे लेंगे। सेप्रोफिटिक है मतलब मेन तो ये लिविंग सेल से लेंगे, लेकिन कभी कभी ही डेड टिश्यू से लेंगे। तो फैकल्टेटिव के आगे जो वर्ड लिखा होता है उससे वो कभी कभी ही लेते हैं। मेनली वो किस पर डिपेंड होते हैं, जो उसका अपोजिट होता है उस पर। जैसे फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट है तो मेन तो सेप्रोफाइट लगा है, सेप्रोफाइट पर तो ये कभी कभी ही डिपेंड होंगे, मेनली क्या होंगे, पैरासिटिक होंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। फिर होस्ट क्या होता है, एनी ऑर्गेनिज्म दैट हार्बर अनदर ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड होस्ट। कि ऐसा कोई ऑर्गेनिज्म जो दूसरे ऑर्गेनिज्म पर रहता है उसे होस्ट बोलते हैं। अल्टरनेट होस्ट और कोलेटरल होस्ट। अल्टरनेट होस्ट वो होस्ट होते हैं जब एक सेल है, सॉरी एक पैथोजन है, उसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए। इसका मेन होस्ट होगा, ये कोई दूसरा होस्ट है। अब इस दूसरे होस्ट को या तो हम अल्टरनेट होस्ट बोलेंगे या हम इसको कोलेटरल होस्ट बोलेंगे। अगर इन दोनों की फैमिली सेम है, सेम जैसे ये ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है, ये भी ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है, तो इसे हम बोलेंगे कि ये कोलेटरल होस्ट है। इसका क्या है, कोलेटरल होस्ट है। अगर इन दोनों की फैमिली डिफरेंट है तो हम इसे बोलेंगे कि ये अल्टरनेट होस्ट है। दोनों चीज समझ में है कि कोई भी पैथोजन है उसको उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए दो होस्ट चाहिए। तो अगर वो जो दूसरा होस्ट है वो सेम फैमिली से बिलोंग करता है तो दैट इज कोलेटरल होस्ट, और डिफरेंट फैमिली से बिलोंग करता है तो मतलब वो क्या है, अल्टरनेट होस्ट है। ओके, इसके बाद हम इन्फेक्शन की बात करते हैं। व्हाट इज इन्फेक्शन। तो मैंने बताया कि जब भी हम कोई डेफिनेशन पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्ड कीवर्ड होता है। तो इन्फेक्शन में आपको एक कीवर्ड जो ध्यान रखना है वो है इस्टेब्लिशमेंट। तो इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पैथोजन इज कॉल्ड इन्फेक्शन। जब भी कोई पैथोजन है वो प्लांट की सरफेस पर जाकर के वहाँ पे सेल में इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसे हम बोलेंगे इन्फेक्शन। पैथोजेनेसिस क्या, चेन ऑफ इवेंट्स दैट टेक प्लेस ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज। जब भी डिजीज होती है तो उसमें कितने इवेंट्स हो रहे हैं। जैसे ये डिजीज है, ये इन्फेक्शन करने के तो यहाँ पे पहले जर्म ट्यूब बनाएगा, एप्रिसोरिया बनाएगा, इन्फेक्शन करेगा, कोलोनाइज करेगा, सॉरी इन्फेक्शन के बाद इन्वेजन करेगा, कोलोनाइज करेगा। तो ये क्या है, ये पैथोजेनेसिस के ये स्टेप्स हो गए। इन सारे स्टेप्स को मिला करके हम क्या बोलते हैं, पैथोजेनेसिस बोलते हैं। ससेप्टिबिलिटी मतलब होता है कि इनएबिलिटी, मतलब उसमें एबिलिटी नहीं है होस्ट में, ऑफ द होस्ट टू रजिस्ट द अटैक ऑफ पैथोजन, कि वो पैथोजन के अटैक को रोक पाए, उसमें इतनी एबिलिटी नहीं है तो उसे ससेप्टिबल बोलेंगे। टॉलरेंस का मतलब क्या होता है कि कोई पैथोजन आया, वो उस प्लांट में स्टेब्लिश होगा, डिजीज कोज करेगा, लेकिन उस प्लांट में इतनी टॉलरेंस लेवल है कि वो उसको बर्दाश्त कर सकता है, ठीक है, उसमें उस सहन करने की क्षमता है, तो दैट इज टॉलरेंस। रेजिस्टेंस क्या होगा, एबिलिटी ऑफ होस्ट टू रेजिस्ट द अटैक ऑफ द पैथोजन, की रेजिस्टेंट प्लांट इस पैथोजन को प्लांट पे अटैक ही नहीं करने देंगे, दैट इज रेजिस्टेंस। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया। टॉलरेंस में पैथोजन आएगा, अटैक करेगा, लेकिन इसमें सहन करने की क्षमता है, ठीक है, और इसमें ये क्या करेगा, ये इसको डिजीज कोज करने ही नहीं देगा। फिर हम बात करते हैं फिर हम रेजिस्टेंस की बात की तो ये दो तरीके की होती है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में क्या होता है कि माइनर जीन होते हैं और इसमें मेजर जीन होते हैं। ये माइनर जीन होते हैं, ये बहुत सारे जीन मिल करके
रेजिस्टेंस को गवर्न करते हैं और इसमें एक सिंगल जीन मिल करके रेजिस्टेंस को गवर्न करता है। फिर हम लोग बात करते हैं कि हाइपर सेंसिटिविटी की, इज द क्विक डेथ ऑफ द होस्ट टिश्यू इन द विसिनिटी ऑफ द पैथोजन। तो हाइपर सेंसिटिविटी में क्या होता है कि ये लीफ की सेल है, मान लीजिए पैथोजन ने अटैक किया, तो इस सेल पे इसने अटैक किया, तो प्लांट में ऐसे सिग्नल्स आते हैं, तो प्लांट क्या करता है कि इसके आसपास के सेल को भी डेड कर देता है। मान लीजिए ये बहुत सारी सेल है, ओके, ये आपस में जुड़ी हुई सेल है बहुत सारी, तो पैथोजन ने इस सेल पर अटैक कर दिया, तो इसके आसपास की ये जो सेल है ना, ये सब की प्लांट क्या कर लेता है, डेड कर लेता है, जिससे ये इन्फेक्शन आगे नहीं बढ़ पाता। तो इसे बोलते हैं हाइपर सेंसिटिविटी। तो ये एक मैकेनिज्म है जिससे प्लांट अपने आप को डिजीज होने से या फैलने से बचाता है। डिजीज एस्केप क्या है, मान लीजिए कोई प्लांट है, उसकी फेवरेबल कंडीशन अप्रैल और मई में आ रही है, तो हम क्या करेंगे, क्रॉप को अप्रैल और मई में आने ही नहीं देंगे, उससे पहले ही मार्च में हार्वेस्ट कर लेंगे। तो डिजीज एस्केप मतलब हमारी जो क्रॉप थी उसमें जो फेवरेबल इन्वायरमेंट था उस डिजीज को खोज करने के लिए, हमने उससे पहले उसको हार्वेस्ट कर लिया। तो इसका एग्जाम्पल आते हैं अर्ली वेराइटीज जो होती हैं वो इसके एग्जाम्पल में आ जाते हैं। फिर हम बात करते हैं वीरुलेंस। तो वीरुलेंस में एक कीवर्ड जो आपको ध्यान में रखना है वो है डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी और पर्टिकुलर। तो डिग्री ऑफ पैथोजेनिसिटी की जब भी हम बात करेंगे तो वो क्या है, वीरुलेंस। एग्रेसिवनेस का मतलब होता है कि उस पैथोजन की कितनी कैपेसिटी है कि वो इन्वेड करे और कॉलोनाइज करे फास्टली, और वो होस्ट में कितना रिप्रोड्यूस कर सकता है, दैट इज उसकी एग्रेसिवनेस। मान लीजिए कोई पैथोजन है, वो होस्ट पे जब अटैक कर रहा है तो वो बहुत तेजी से रिप्रोड्यूस कर रहा है, कॉलोनाइज कर रहा है अपने आप को, तो वो उसे हम बोलेंगे कि ये एग्रेसिव पैथोजन है। प्री डिस्पोजिशन देखिए, एक ऐसी कंडीशन है जो किसी भी होस्ट को डिजीज होने के लिए सूटेबल बनाता है, मतलब वल्नरेबल का मतलब हो गया सूटेबल बनाता है, कि जिसकी वजह से उसमें डिजीज बहुत जल्दी होती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। हम आज क्लास में इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे ये बाकी की जो भी टर्म बच गई है, तो बहुत सारा पोर्शन हमारा भी बचा हुआ है। तो हम लोगों ने ये सीरीज स्टार्ट की, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग इसमें कंप्लीट प्लांट साइंस का कोर्स कवर करेंगे, और जो बच्चे जैसे MSc फर्स्ट ईयर में ये कोर्स चलता है UG के बच्चों, जिनको आप सबके लिए हेल्पफुल होने वाला है।